साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हमने कुछ क्वेश्चंस के पार्ट को कवर किया था, उसी क्रम में अब हम आगे के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जैसा कि एक क्वेश्चंस आपसे और पूछा गया प्लाज़्मिड से रिलेटेड, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में जब भी आप पढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और वहीं से ही क्वेश्चन इन्होंने उठाया। और सिंपल सा क्वेश्चन था कि प्लाज़्मिड जो है वो क्लोनिंग वेक्टर के तरीके यूज़ किया जाता है, इसका क्या रीज़न है? तो जब भी आप प्लाज़्मिड की डेफिनिशन पढ़ते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि जो प्लाज़्मिड होता है वो आपका ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और शायद ये आपको भी हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए। राइट। तो यहीं से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि चूंकि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, यही जो होता है यही इसका यूनिक कैरेक्टर होता है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो सेल्फ रेप्लिकेशन बनेगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आपको अटेम्प्ट करना था। राइट। फिर इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपेयर पाथवे कैन फेथफुली रिपेयर अ डबल स्टैंड डीएनए ब्रेक। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने ड्राइव किया। यहाँ पे कल से मुझे बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं कि जो इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज हैं, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो जब आप डबल स्टैंड डीएनए ब्रेक या जो भी आप डीएनए रिपेयर पाथवे पढ़ते हैं, तो बेस एक्सट्रैक्शन की अलग स्टोरी होती है, जहाँ पे बेस को तोड़ के रिमूव करके उसको अलग से जॉइन किया जाता है। ठीक है? न्यूक्लियोटाइड में आपका एक न्यूक्लियोटाइड रिमूव किया जाता है, तो ये तो 2 ऑप्शन तो होने ही नहीं थे। राइट। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि रिपेयर के लिए डबल स्टैंड डीएनए ब्रेक के लिए हम नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग करेंगे। ठीक है? बट यहाँ पे आप इस बात को समझिएगा कि ये बात आपकी सही है कि जब आप डबल स्टैंड डीएनए ब्रेक पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पे नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग आपको पढ़ाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो आपको गौर करनी थी, इन्होंने जो सबसे क्वेश्चंस में जो सबसे कलाकारी किया है, वो कलाकारी इन्होंने ये किया है कि उन्होंने फेथफुली वर्ड का इस्तेमाल किया है। अगर आप जब कभी भी नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग पढ़ते हैं, तो ये एक एरर प्रोन पाथवे होता है, जहाँ पे एरर होने की संभावना जो होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है? तो ये जो होता है, ये आपका एरर यहाँ पे संभावना होता है, ये चूँकि उन्होंने फेथफुली पूछा था, जहाँ पे एरर कम हो एक तरीके से, तब जब हम करते हैं, तब वहाँ पे होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन किया जाता है। ठीक है? तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। बाकी मेरे तरफ से ये करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आपको कोई बहुत ही सॉलिड प्रूफ मिलता है, तो ही आप इस क्वेश्चन पे कंप्लेन करने पे जा सकते हैं। ठीक है? तो बाकी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो ओके है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। राइट। फिर इसके बाद एक आपका क्वेश्चन आया, जो कि आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डू नॉट इनकम्पोसेस रिवर्स जेनेटिक। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मतलब जेनेटिक्स में भी जब आप पढ़ते हैं या बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ते हैं, तो वहां पे ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात है कि आप रिवर्स जेनेटिक्स क्यों कहते हैं। तो रिवर्स जेनेटिक्स का मतलब यही होता है कि मान लीजिए कि कोई जीन है। ठीक है? आप उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप उसमें कोई चीज को ऐड कर देंगे। या मान लीजिए कि ये जीन जो है, ये खराब जीन है, गंदा जीन है। ठीक है? गंदा जीन है, तो आप इसको क्या करेंगे? आप इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि इसमें क्या करेंगे? म्यूटेशन कर देंगे, एडिटिंग कर देंगे, जो भी कर देंगे कि इसको अच्छा बना दिया जाए, मतलब गुड बना दिया जाए। ठीक है? तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स जेनेटिक्स बोलते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के अगर आप कॉमन भी सोचेंगे, तो क्या-क्या हम कर सकते हैं? तो जीनोम में एडिटिंग हम कर सकते हैं, नॉकआउट माइस क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि हमें लगा कि ये पर्टिकुलर ए जीन में प्रॉब्लम है, तो हम इसको हटा देते हैं माइस में। अब हम देखते हैं कि क्या स्टडी करने देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है। इसके बाद आप म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करके भी अपने जीन के बारे में जान सकते हैं। मान लीजिए कि आप वो पर्टिकुलर जीन आपका क्या कार्य करता है, आप उसको म्यूटेशन करके इनहिबिट कर दीजिए। ठीक है? तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स जेनेटिक्स बोलते हैं। लेकिन जब आप नॉवेल जीन की डिस्कवरी करते हैं बाय जेनेटिक स्क्रीन्स के द्वारा, तो ये रिवर्स जेनेटिक्स का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप कॉमन से भी अगर आप इन चीजों का एनालिसिस करेंगे, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। इसके बाद ये आपका कुछ क्वेश्चन जो कि आपका जेनेटिक्स का पूछा गया था, हालाँकि नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं था, बट ठीक है, अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इन पे कमांड नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ भी देने चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने जो सिंपल क्वेश्चन पूछा कि इफ द फादर इन ए फैमिली हैज अ डिजीज व्हाइल द मदर इज द नॉर्मल। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना चाहिए था? जो आपका फादर है, एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, ऑब्वियस सी बात है। जो मदर होंगी उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। मदर जो है वो नॉर्मल है, फादर जो है उनको डिजीज है। ठीक है? और इसके अलावा जो डिजीज ओनली इनहेरिटेड बाय द डॉटर नॉट द सन। तो यानी कि जब इनका कोई बच्चा हो रहा है, तो एक्स एक्स वाई हो गया और एक्स एक्स होगा, यही तो इनके मतलब इनकी प्रोजेनी होगी। तो एक्स वाई में कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं कि एक्स वाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब दिक्कत जो आ रही है वो आपके एक्स एक्स में आ रही है, तो हम इसको कैसे ट्रेस करेंगे? तो मान लीजिए कि मदर से एक क्रोमोसोम आया होगा,
सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक क्रोमोसोम मदर से आया होगा, एक क्रोमोसोम फादर से आया होगा, ठीक है। मदर जो है वो एकदम नॉर्मल है, तो यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम आया है वो आपका अच्छा क्रोमोसोम आया है, उसमें कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है। अब चूंकि ये डॉटर्स में ट्रांसफर हो रहा है और फादर ने डॉटर में केवल एक्स क्रोमोसोम का ही तो कंट्रीब्यूशन किया होगा, तो यानी कि जो इसकी डिजीज कंडीशन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक्स क्रोमोसोम कर रहा है, यानी कि उसके एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज कंडीशन थी। इसको मैं डी से डोनेट कर देता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है, हालाँकि इस ऑप्शन में उन्होंने नहीं दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाई लिंक्ड ट्रेट जो होते हैं, जो केवल मेल से मेल में ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो कंडीशन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हालाँकि वो ऑप्शन भी नहीं दिया था, तो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ कि एक्स क्रोमोसोम के माध्यम से हो रहा है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर होगी कि ये डिज़ीज़ जो है, ये आपकी ऑटोसोमल नहीं है, ये आपकी एक्स क्रोमोसोमल लिंक्ड है, जिसको अब चूँकि ये एक्स क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने सेक्स लिख दिया है। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डॉटर हो रही है, ओनली इनहेरिटेड बाय द डॉटर एंड नॉट द सन, तो इसमें क्या कंडीशन होगा? तो जो डिजीज़ जो ओनली इनहेरिटेड, मतलब जो डिजीज़ कंडीशन आ रही है केवल डॉटर में आ रही है। मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम में डिजीज़ कंडीशन थी, लेकिन ये जो है, ये पूरी जो डॉटर है, ये आपकी डिजीज़ कंडीशन में आ गई हैं, ठीक है? तो यानी कि नॉर्मली देखा जाए कि जब आपके दोनों एलील्स पर जब कंडीशन होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? डिजीज़ कंडीशन बोलते हैं, नहीं तो वो रिसेसिव होते हैं। बच्चों के उन्होंने क्वेश्चंस में ऐसा डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे डिजीज़ कंडीशन आई, लेकिन ये जो हो गई, ये डिजीज़ हो गई है, तो इस वजह से चूँकि क्या है, ये रिसेसिव थोड़े रहेगा, ये तो डोमिनेंट हो गया ना, कि मतलब एक एलील होने पर ही ये डिजीज़ कर दे रहा है। तो यानी कि ये जो डिजीज़ हो गई है आपकी, ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो गई है। हालाँकि इस क्वेश्चन में इनको थोड़ा-सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है? बट फिर भी मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को भी चैलेंज करने पर आईसीएमआर कुछ एक्सेप्ट करेगा। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है वो सही है, मतलब क्वेश्चन पूछने में, आंसर देने में इनकी कोई गलती नहीं है, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा और ब्रीफ किया जा सकता था, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का भी सही आंसर मैं कहूँगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जेनेटिक्स से पूछा गया, कि प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया इतने जीनोटाइप को पाने के लिए, अगर प्लांट विथ जीनोटाइप ये है, उसको सेल्फ फर्टिलाइज करा दिया जाए, और कंडीशन दे रखी है कि ये लिंकेज यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलेगा ए और बी के बीच में। तो भाई, तो अब इसमें आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सा क्रॉस करना था। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये वाला जीनोटाइप प्राप्त करना है और सेल्फ पॉलिनेशन कराना है ए ए और किसके बीच में, बी बी। अब चूंकि ये तो लिंक्ड है, नॉर्मल कंडीशन है, तो ये लिंक्ड है, मान लीजिए ए ए, और आपका क्या हो गया, बी बी। तो एक गैमीट आपका ये बनेगा और एक गैमीट आपका ये बनेगा, ठीक है? यही तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। तो अब चूंकि इनमें आपको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना है, तो सबसे पहले आप इस तरीके से खींच लीजिए, आप चार खाने, जिस तरीके से मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, ए स्मॉल है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, सॉरी, ए और स्मॉल है, इस तरीके से आप इसमें क्रॉस करेंगे, तो ए को ए से करेंगे तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। यही कंडीशन तो बनेगी, कि और कोई कंडीशन बनेगी यहाँ पे? तो अभी जो यहाँ पे आपको देखने को मिला, ठीक है? यही चीज़ तो आपको देखने को मिल रहा है कि आपको सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे कराना है। और फिर जो आपको दूसरा जो आपको क्रॉस कराना था, बी स्मॉल बी ले लीजिए, और बी स्मॉल बी ले लीजिए। तो ये जब आप क्रॉस कराएंगे, तो ये आपको बी बी मिलेगा, बी स्मॉल बी मिलेगा, बी स्मॉल बी मिलेगा, और स्मॉल बी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या प्रोबेबिलिटी मिल गई? तो यानी कि 4 प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होनी थी, मतलब 4 क्रॉस ही तो हुए, लेकिन आपको जो यहाँ पे मिला है, इसको अब यहाँ से बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे केवल एक कंडीशन में आपको मिली, 4 क्रॉस आपने कराया, तो यहाँ पर भी आपने 4 क्रॉस कराया, लेकिन 1 मिली, मतलब प्रोजनी तो आपके इतने ही थे ना। तो 1/4 यहाँ मिला, 1/4 आपको यहाँ मिला। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो 1/4 इंटू 1/4 करेंगे, तो ये जो आंसर आपका बनेगा वो 1/16 बनेगा। ठीक है? समझ में आ रही है बात?
तो सिंपल सा यहाँ पे आपको देखना था, क्रॉस करा के देखना था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो करेक्ट दिया गया है। बाकी इसको करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, जेनेटिक्स के क्रॉस होते हैं, लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी करते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ पे अप्रोच रख सकते हैं। बाकी कुछ लोग इसका सिंपल सा फॉर्मूला भी करते हैं, हालाँकि अब उसको भी समझा देता हूँ कि फॉर्मूला बेस्ड आप कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो फॉर्मूला लगा के सिंपल सा जो क्रॉस आप कर सकते थे वो ऐसे होता है कि जब कभी भी आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ, ये समझ लीजिएगा, नंबर ऑफ गैमीट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 की पावर n, ठीक है? तो जब 2 की पावर n करते हैं और n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ एलिल्स कह लीजिए, या नंबर ऑफ एलिल्स नहीं कहते हैं, इसको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं। कंट्रास्टिंग मतलब कितने डिफरेंट कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पर ए स्मॉल ए एक एलील है, तो ये आप एक डिफरेंट हो गया, और बी स्मॉल बी जो हो गया ये एक हो गया। तो टोटल यहाँ पे 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए, राइट? तो अब इसकी जो पावर बनेगी वो 2 की पावर 2 बनेगी, तो यानी कि जो आपको गैमीट मिलेंगे वो आपको 4 गैमीट मिलेंगे, राइट? गैमीट तो आपको 4 ही मिलेंगे इस कंडीशन में, ठीक है? तो जब आप यहाँ पे जीनोटाइप जाते हैं तो जहाँ पे जो इसका फॉर्मूला लगता है, नंबर ऑफ जीनोटाइप, कितने आपको जीनोटाइप मिलेंगे, ठीक है? तो जीनोटाइप का जब आप फॉर्मूला लगाएँगे, तो वो बनता है आपका गैमीट की पावर 2 बन जाता है। तो यानी कि आपको क्या करना होगा, ठीक है? तो यानी कि आपको क्या करना होगा, 4 की पावर 2 कर देंगे, तो ये आपका 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ट्रेस कर सकते हैं कि ये आपका 1/16 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, इस तरीके से भी आप ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं, बाकी आप नॉर्मल क्रॉस करके देख लीजिए जो आपका सबसे सरल तरीका है, ठीक है? तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो समझ में आ रही है ना मैंने किस तरीके से काम किया है इसमें? देखिए, आप सिंपल सी बात इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे आपको क्रॉस कराना था, ए स्मॉल ए लिख लिया हमने, सेल्फ पॉलिनेशन हमका इन्हीं का तो कराना था, बी स्मॉल बी लिख लिया, हमने क्रॉस कराया, ए बी, ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ पे हमको केवल 1 मिला और 4 क्रॉस हमने कराया था, 1, 2, 3, 4, तो 1/4 हो गया। इसी तरीके से जब बी वाले के लिए हम करेंगे, मतलब बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरीके से बना के करोगे तब भी 1/4 मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 1/16 आ जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो कुल मिला के यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने सीख लिया। तो यहाँ पे जेनेटिक्स के भी आपको 3 क्वेश्चन एटलीस्ट मिले हैं यहाँ पे, 3 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, एक आपका लिंकेज का भी क्वेश्चन था। तो आराम से आप क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे, हालाँकि अगर एक क्वेश्चंस को हटा दिया जाए, ठीक है? फिर इसके बाद ये क्वेश्चन जो कि आपका, मैंने एक जीन थेरेपी का मैंने लेक्चर ही इसका बना दिया था, ठीक है? वहीं से क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है 2021 में भी आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ओवर अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, किसमें दिया गया, तो एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी यानी एडीए डिफिशियंसी थी। बाकी इसका लेक्चर अवेलेबल है, नेक्स्ट टाइम के लिए इसको अच्छे से तैयार रखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये यहाँ पे आपका, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी में जब भी आप कोई भी कंपाउंड को सिंथेसिस करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी आप प्रोडक्ट को, मान लीजिए कि आप इंसुलिन बना रहे हैं, ठीक है? तो उस पूरे प्रोसेस में जब सारा प्रोसेस होता है, किसी चीज को आप प्रोसेस करोगे, एक्सप्रेस करोगे, उसका एक्सप्रेशन देखोगे पहले, ठीक है? फिर जाके एक्सट्रैक्शन करोगे, तो इस पूरे प्रोसेस को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे बस आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या-क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप इस पैराग्राफ को पूरा रीड आउट कर लीजिएगा। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में सेपरेशन किया जाता है और प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेपरेशन ऑप्शन में है, प्यूरिफिकेशन है। और जब वो आपको मिल जाता है, कंपाउंड आपने बना लिया, तो उसको आपको, भाई ऑब्वियस सी बात है कि कोई कंपाउंड आपने बना लिया तो ऐसा भी तो है कि वो खराब भी हो सकता है। तो आपको एक ऐसा प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस देना होगा जो उसकी लाइफ को बढ़ाए रखे, ठीक है? लाइफ को इंक्रीज़ कर रखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आफ्टर प्यूरिफिकेशन द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विथ सूटेबल प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, क्योंकि और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो थोड़ा-सा आप सोचेंगे तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग अगर आप बीटी से कलेक्ट करेंगे,
तो एक्सप्रेशन मतलब वो जीन कर क्या रहा है या वो प्रोडक्ट कर क्या रहा है वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो आप उसको पहले देख लेंगे कि वो एक्सप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है या उसका क्या रोल है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो एक्सप्रेशन बनेगा। बाकी ये मैंने आपको लगा दिया है, अगर आप इसके इच्छुक हैं पढ़ने के तो आप इस पूरी लाइन को आप पढ़ लीजिएगा, पैराग्राफ को। फिर यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था जो कि बीटी वाले बच्चे तो बहुत ही आसान से किए होंगे। बाकी ये आप नॉर्मल ही एक प्रोसेस होती है, मतलब कह सकते हैं क्रांति कह सकते हैं, जिसमें रेड ग्रीन येलो इस तरीके से बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी को क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर हम बायोलॉजिकल सिस्टम को जब यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ट्रांसफॉर्मेशन और डिग्रेडेशन ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू एंजाइमेटिक या फर्मेंटेशन प्रोसेस, तब इसको क्या कहा जाता है, तब इसको वाइट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन था, पढ़े होंगे तो करेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं करेंगे, बट ठीक है अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आगे से आप इसको तैयार कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि ये क्या होता है और इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ब्लू क्या है, येलो क्या है। फिर आपका एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जो कि प्लाज्मिड से ही रिलेटेड पूछा था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पूछा था। ये भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कमांड है तो आप करे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कमांड है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपने छोड़ भी दिए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत ही आसान पूछा था क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करने को लेकर जो होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नॉर्मली हम देखते हैं, चाहे वो डीबीटी हो चाहे वो आपका सीएसआईआर हो, वो क्वेश्चन पूछते हैं। बट इन्होंने काफी ओके ओके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था और उन्होंने कहा क्या कि कितने फ्रेगमेंट जो है वो जनरेट होंगे ऑन द डाइजेशन ऑफ ए क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग 6 रिकॉग्निशन साइट। तो यानी कि नॉर्मली ये क्लोज सर्कुलर डीएनए कौन होता है, अभी हमने क्या दिखाया आपको, प्लाज्मिड होता है। ठीक है, मान लीजिए प्लाज्मिड आपका इस तरीके से होगा, अगर आप याद भी कर लो जो आपका पीबीआर 322 था, गोल ही तो था। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 6 रेस्ट्रिक्शन साइट अगर आपको दे दिया जाए, इस तरीके से अगर आप इसको बना लीजिए और 6 जगह से अगर आप कट करेंगे तो कितने फ्रेगमेंट आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि कितने फ्रेगमेंट आपको मिलेंगे, जितने रेस्ट्रिक्शन सेगमेंट हैं उतने फ्रेगमेंट आपको मिल जाएंगे, जितने आपके रिकॉग्नाइजेशन साइट हैं। तो 6 रिकॉग्नाइजेशन साइट है और जब आप इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे तो आपको 6 फ्रेगमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था इन्होंने जो पूछा। फिर इसके बाद ये आपका कुछ लोकोमोशन से क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि आप चैलेंज को लेकर मत जाएं। ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल बोन्स के बीच में कौन सी ज्वाइंट होती है, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया है, ये इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपका टार्सल और कार्पल के बीच में होता है, तो ये आंसर सही है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इसके अलावा एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स किससे कवर्ड होते हैं, तो ये भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, हालांकि इसमें भी आप चाहते तो ट्रेस कर सकते थे, क्योंकि जब मैंने आपको लिगामेंट और टेंडन पढ़ाया था इसी वजह से उन्होंने लिगामेंट का नाम दिया था। ठीक है, तो टेंडन को मैंने आपको बताया था कि जो टेंडन्स जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, डिफरेंट करके मैंने बताया था कि ये आपका बोन और मसल्स को जोड़ते हैं, और लिगामेंट जो होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग बोन्स की जो कवरिंग होगी उसमें कोई डिफरेंट चीज आएगा। ठीक है, तो लिगामेंट यहाँ पे नहीं होगा, मसल्स नहीं होगा, और ब्लड सेल्स की तो कोई संभावना नहीं है। और नॉर्मली क्या होता है, कार्टिलेज से ही बोन बनता है, तो जो एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी जो कवरिंग होती है वो आपकी कार्टिलेज होती है। बहुत डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे जो कार्टिलेज होती है वो आपकी हाइलिन कार्टिलेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये अलग क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको देखने को मिला, किया आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्री इज ए फॉर्म्ड फ्रॉम 4 वर्टिब्री। ठीक है, 4 वर्टिब्री से मिलके कौन-सा वर्टिब्रा बनता है? तो इस तरीके से आपका एटलस, एक्सिस, सैक्रम ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जब भी आपसे जॉइंट पूछा जाएगा तो एटलस और एक्सिस के बीच में ये पाइवट जो दिया गया है, ये पाइवट जॉइंट जो होता है वो एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपकी जो हाथ में जो ये आपकी हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना, ठीक है, इसके बीच में भी जो होता है वो पाइवट होता है। बाकी रिमेनिंग ज्वाइंट भी जो है वो आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पढ़ के जाएंगे, और इसी क्षण आप इसको गूगल पे सर्च करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि ये सैडल ज्वाइंट कहाँ पे है और हिंज ज्वाइंट कहाँ पे है और इसका क्या रोल है। तो यहाँ से दो बातें हमने समझ ली, एटलस समझ ली, एक्सिस समझ ली। ठीक है, कहाँ कहाँ इनकी ज्वाइंट होती है। तो ये भी अगर आप जब लोकोमोशन आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि 4 या 5 कॉक्ली बोन जो होती हैं जब यूनाइट करती हैं तो स्मॉल वेस्टिजियस टेल बोन बनाते हैं, जिसको कॉकिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था कि आपका ये पूछा गया था कि 4 वर्टिब्री से कौन आपका बनेगा। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट बनेगा ये आपका कॉकिक्स हो जाएगा, 4 वर्टिब्री कह लीजिए या 4 कॉकाइकल बोन्स कह लीजिए। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। बाकी आप इसको डिटेल में जाके अगर आप इसको सर्च करेंगे तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा।
फिर एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया, द डायग्राम विच शो द अरेंजमेंट ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। तो ये भी आप बहुत ही आसानी से ट्रेस कर सकते थे अगर आपको कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे डिटेल लगा दिया है, आप इसको पूरा रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें तो बहुत ही आसान तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहली बात, एक ऑप्शन में आपको हिस्टोग्राम दिया है, ये मैंने आपको फ्लो साइटोमेट्री में मैंने पढ़ाया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। दो ही चीज तो थे, हिस्टोग्राम जो मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पे आप या तो डॉट प्लॉट आपको मिलता था या तो आपको हिस्टो के फॉर्म में मिलता था, तो वहां पे हिस्टोग्राम वर्ड इस्तेमाल हुआ, तो हिस्टोग्राम नहीं होगा। डेंड्रोग्राम जब आप पढ़ेंगे तो ये आपका प्लांट में जो एक रिंग बनती है जिससे आप उनकी एज कैलकुलेट करते हैं, तो ये वहां से रिलेशन आ जाता है डेंड्रोग्राम का। कैरियोग्राम जो होता है, कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंट मिला वो आपको इडियोग्राम मिला। बाकी अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे फीचर्स बाय विच अ पर्टिकुलर सेट ऑफ द क्रोमोसोम आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं उनको कैरियोटाइप कहते हैं, लेकिन जब आप उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तब इसको इडियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन पर भी आप चैलेंज करने पर मत जाइएगा, ये क्वेश्चन भी इन्होंने सही आंसर दिया है। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं बेसिक क्वेश्चन आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पूछा गया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हाउ मेनी टाइप ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल आपके पाए जाते हैं, तो आपके यही तो हिस्टोन होते हैं, H1 होता है, H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, हिस्टोन होते हैं, और H4 होता है, तो इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, हालांकि इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बस यहाँ पे हुआ क्या है, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड से कौन से फ्रेगमेंट बनते हैं, तो जो भी भैया ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो आपका बनता है ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड में बनता है, क्योंकि एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो होती है वो धीरे धीरे होती है, मतलब रुक रुक के होती है, क्योंकि वो पोलैरिटी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़े होंगे। तो हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ओकाजाकी बनेगा, शायद एग्जाम टाइम पर भी अगर आप इसको देखे होंगे तो शायद आपको कर देना चाहिए था कि ऐसे क्वेश्चंस में समझ जाइए कि मिसप्रिंट हुआ है, तो ये वैसे सबके लिए ये बोनस होगा जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा मेरे ख्याल से, या हो सकता है इसको डिलीट भी कर दें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लीडिंग की जगह यहाँ पे लैगिंग होना चाहिए था, बस ये आप लैगिंग कर दीजिए, ये आपका आंसर जो होगा वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट हो जाएगा। और बाकी लीडिंग स्टैंड में कुछ ऐसी चीजें नहीं बनती हैं, तो इसमें कोई रिमेनिंग ऑप्शन में भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। राइट, तो ये इतने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका, ये आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको ये बोला था कि इसको और डिटेल में देख लीजिएगा। हालांकि इसका एक पार्ट मैंने कवर किया था, मैंने इसके डिटेल में जैसे सिंथेसिस करने समय क्या यूज करते हैं मैंने उस पार्ट को नहीं बताया था, बट मैंने ये बार बार बोला था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि अमाइनोप्टेरिन यूज किया जाता है, हैट मीडियम वगैरह होता है, तो उसका क्या रोल होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका डिनोवो पाथवे का ब्लॉकर होता है, इसको डिटेल में जाके पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पे रिपीटर्स हैं उनको तो करना ही चाहिए था, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट में टिक करवाया हुआ था। फिर यहाँ पे पूछा गया आपका कि ग्वानिडियम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्वानिडियम ग्रुप किसमें प्रेजेंट होता है, तो हर अमाइनो एसिड का एक आपका जो होता है वो आपका ग्रुप होता है।